तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश जीके के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 में जितने भी आपके एग्जाम 2023 तक हुए हैं, उनमें जो भी आपके यूपी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। क्योंकि आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, जो यूपी पुलिस का आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा यही प्रश्न रिपीट होने के चांसेस हैं। देखिए, पहली बात यह है कि बहुत कम समय मिल रहा है, इसलिए नए प्रश्न बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल वाली बात होगी। इसलिए वे यही करेंगे कि अभी 2023 तक आपके यूपी जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वही सारे प्रश्न आपके रिपीट होकर के आपके एग्जाम यूपी पुलिस में आने वाले हैं। अब वो चाहे आपके यूपी एसआई का एग्जाम हो, या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, या यूपी पेट का जो एग्जाम हो, इनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, वही सारे प्रश्न आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आने वाले हैं यूपी जीके से। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको जरूर देखना है। क्योंकि आपके एग्जाम में यूपी जीके के लगभग 10 से 12 प्रश्न तो आने ही आने हैं। अभी हाल ही में जितना भी यूपी में एग्जाम हुआ है, उसमें यूपी जीके को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अभी आपको पता है पीसीएस मेंस के एग्जाम में भी यूपी जीके एक्स्ट्रा जो है वो आपका सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसको खत्म कर दिया गया है। यानी कि यूपी के बच्चों के लिए यूपी जीके महत्वपूर्ण हो गई है, जिससे कि बाहर वालों के कम नंबर आ पाए, लेकिन यूपी वाले जितने भी बच्चे हैं उनके नंबर परफेक्ट हो सकें इस यूपी जीके में। ठीक है, तो यूपी जीके के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2022, 23 और 2024 में पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम आपकी फ्री में तैयारी करवाने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, ये वीडियो यूपी एसआई के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी सिलेक्टेड प्रश्न ही हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी देते हुए भी हम चलेंगे। देखिए, स्टैटिक जीके भी कवर करने वाले हैं, करंट अफेयर भी हम यूपी जीके में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिमी बिहार की स्थापना की गई थी? यूपी स्टैटिक जीके का यह प्रश्न है। ऑप्शन देख लीजिए, सांडी पश्चिमी बिहार, नवाबगंज पश्चिमी बिहार, समान पश्चिमी बिहार, या फिर सुर सरोवर पश्चिमी बिहार। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नवाबगंज पश्चिमी बिहार की स्थापना सबसे पहले उत्तर प्रदेश में की गई थी। चलिए, अब महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में दे देते हैं। देखिए, इसकी स्थापना कब की गई ये भी पूछा जा सकता है। तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। किस जिले में यह पड़ता है? तो उन्नाव जिले के अंतर्गत आता है नवाबगंज पश्चिमी बिहार। ठीक है, अभी हाल ही में ये आपका करंट अफेयर हो जाएगा। अभी हाल ही में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी बिहार इसका नाम कर दिया गया है। तो स्टैटिक जीके भी आपकी कवर हो गई। कब इसकी स्थापना हुई ये भी कवर हो गया, किस जिले में है, और अभी करंट में इसका नाम क्या चेंज किया गया, ये भी आपको एक ही प्रश्न में हमने पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ये भी आपका स्ट्रेटेजी के है। नीम, पीपल, अशोक या फिर वट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। जो अशोक वृक्ष होता है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। अब इसमें चार एक्स्ट्रा फैक्ट आपको और बता दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राजकीय पशु क्या है? तो आपका बारहसिंगा है। राजकीय पशु बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय जो पक्षी हो जाएगा वो आपका सारस, जिसे हम क्रॉन्च कहते हैं, ये आपका हो जाएगा। राजकीय खेल क्या है? तो ये हॉकी हो जाएगा। और राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश। ठीक है, तो ये आपका राजकीय पुष्प हो जाएगा। तो 5 स्टैटिक जीके के जो प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, ये गारंटी स्टार मार्क कर लीजिए। ये 5 अभी जो हमने आपको बताए, इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आने वाला है। जब एग्जाम देकर आना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर की अगर हम बात करते हैं, सीधे आंसर की ओर चलते हैं, तो शारदा नहर जो है वो सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड को भी जो है मेंटेन करते हुए चलेंगे। देखिए, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये आपको करके जाना है। ठीक है, तो जो राप्ती नदी है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर जो जिला है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब बाकी के जो जैसे सुल्तानपुर है, ये किस नदी के किनारे है, इलाहाबाद किस नदी किनारे है, ये सब आपको याद करके जाने, ये सब पढ़ करके जाने, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम वही प्रश्न आपके करा रहे हैं जो अभी हाल ही में एग्जाम्स यूपी में हुए हैं। तो यूपी में जो प्रश्न पूछे गए यूपी जीके से, रीसेंट वाले प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है? ठीक है? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन से स्थान पर जाकर के जो आपकी गोमती नदी है वो किस स्थान पर गंगा नदी मिल जाती है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। आप गूगल पर सर्च करके इसको आप हमें बता सकते हैं, ठीक है? बाकी आपको हम बता दें जो सुल्तानपुर है वो आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिए चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये भी आपका स्टैटिक जी का प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर जिले में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम स्थित है। देखिए तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है? लखनऊ जिले के अंतर्गत आ जाएगा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। और अगर स्टेडियम की बात करते हो तो स्टेडियम आपका मुजफ्फरनगर में आ जाएगा। कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इसलिए ध्यान रखना स्टेडियम कहाँ पर आएगा? मुजफ्फरनगर में। हवाई अड्डा कहाँ पर आएगा? लखनऊ में। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? 3 से 4 बार ये अभी हाल ही में यूपी पेट के एग्जाम पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया था, तो ये महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पर। तो सुचेता कृपलानी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक है? कहीं आप गलती में मायावती ना लगा दें, तो सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक है? और यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ओवरऑल बात करते हैं तो जीबी पंत जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दशहरी आम जो है वो विश्व प्रसिद्ध है? कहाँ का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? सीधे आंसर की ओर चलेंगे। मलिहाबाद का जो दशहरी आम है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है? और लंगड़ा आम, ये भी आपका कई बार पूछा गया है कि लंगड़ा आम कहाँ पर पाया जाता है? तो बनारस का एक प्रसिद्ध आम है जिसे हम लंगड़ा आम कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये आपका जो साक्षरता दर है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधे आंसर की बात करें तो श्रावस्ती जिला जो है वो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा। जब न्यूनतम देख लिया हमने श्रावस्ती, तो अधिकतम वाला भी देख लीजिए। तो यूपी का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो सबसे शिक्षित जिला है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे या कौन थी? सीधे आंसर की ओर चलेंगे तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, ठीक है? कौन थी? सरोजिनी नायडू। अब इनकी टाइमिंग पूछ लेती हैं, तो देखिए ये 1947 से 1949 तक यूपी की प्रथम सीएम भी रही थी, ठीक है? तो सरोजिनी नायडू जो हैं वो राज्यपाल हैं, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम राज्यपाल यूपी की रही हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो खनिजों से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है? सोनभद्र में क्या पाया जाता है? अभी सोनभद्र चर्चा में रहा था कि भाई बहुत सोना मिलने वाला है, करोड़ों टन सोना जो है सोनभद्र में मिला है भाई, बहुत मतलब जो है चर्चा में बन गया था सोनभद्र। लेकिन वहाँ पर कुछ सोना नहीं मिला, 250 ग्राम सोना भी वहाँ पर नहीं मिला, यानी कि 1 पाव सोना भी वहाँ पर नहीं मिला, खाली चर्चा में इसको बना दिया गया था। तो चर्चा में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सोनभद्र में पाइराइट्स पाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नरोरा। नरोरा में परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में, यह आपको याद रखना है। कुछ प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देंगे जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए अगर आप गूगल पर किसी भी प्रश्न को सर्च कर लेते हैं तो वो प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में गलत नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसे एक आध दो प्रश्न होंगे जिन्हें हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, जिसमें आपको एक हम दे चुके हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिलहाल इसका आंसर नरोरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सीधे आंसर की बात करते हैं तो सोवियत संघ, जिसे हम अब रूस कहते हैं, इसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। और यह कहाँ पर है? तो सोनभद्र में स्थित है, ठीक है? रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? सीधे आंसर की बात करें तो 100 जो है वो विधान परिषद सदस्यों की संख्या है। अब यहाँ से भी एक प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है सदस्यों की संख्या से। तो लोकसभा में कितनी है? तो 80 सदस्य जो है वो लोकसभा में है। राज्यसभा में कितने हैं? 31 हैं। विधानसभा में 403 हैं और विधान परिषद में 100 हैं। सबसे ज़्यादा ये पूरे अपने भारत में सबसे ज़्यादा जो सीटों की संख्या है वो आपकी यूपी की है, इसीलिए यूपी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपके देखिए चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, 80 सीटें हैं लोकसभा की, इसलिए अब यूपी में धड़ाधड़ वैकेंसियां निकल रही हैं, ठीक है? चलिए अभी यूपीएसआई भी आपकी आने वाली है। देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? सीधे आंसर की बात करें 302 किलोमीटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है। यह एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो आगरा से लखनऊ को जोड़ता है। प्रश्न पूछा जा सकता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है? तो आगरा से लखनऊ को जोड़ता है। 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है? ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जो भी आपके यूपी में एग्जाम्स होने वाले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? सही आंसर 1859 हो जाएगा। 1859 में यूपी में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, ठीक है?
और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो प्रयागराज से कानपुर के बीच में यह रेलगाड़ी चलाई गई थी। इसके बाद हम यूपी जीके का एक और वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम क्रम से आपको पढ़ाएँगे कि यूपी में मुख्यमंत्री कौन-कौन रहे हैं, कौन से क्रम के कौन रहे हैं। 10 मिनट की एक वीडियो होगी, वो भी हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न उनके कार्यकाल और उनके क्रम से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? क्योंकि ये भारत में पहला है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पंतनगर जो है, यहाँ पर पहला कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था, ठीक है? तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तर प्रदेश में 1960 में, कब? 1960 में बनाया गया था, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। यह आपको याद रखना है, नाम भी इसका आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? ये परिषदों वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आंसर है लखनऊ। लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है? और केंद्रीय बात करते हैं तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये भी आपका लखनऊ में है, ठीक है? तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है? कृषि अनुसंधान परिषद ये भी आपका लखनऊ में, केंद्रीय अनुसंधान परिषद जो भारत वाला है वो भी आपका लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? 2-3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में भी। तो प्रतापगढ़ जो जिला है, जहाँ से हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, प्रतापगढ़ में ही हैं हम। तो प्रतापगढ़ जो जिला है, वो आपका उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक जो है उत्पादन करने वाला जिला है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र, इन दोनों जिलों में आप अगर देखेंगे, मिर्जापुर से लेकर के सोनभद्र तक आप देखेंगे, तो यहाँ पर लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। लगभग सभी आयामों को हमने कवर किया है, चाहे वो आपका खनिज हो, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके हो, ठीक है? चाहे वो आपका क्षेत्रफल वाला हो, भौगोलिक क्षेत्रफल हो आपका उत्तर प्रदेश का, लगभग सभी प्रश्नों को हमने लगभग इसमें कवर किया है। लगभग 120 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार कौन सा है? तो बताइए, सबसे छोटा पश्चिम बिहार कौन सा है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिलहाल आपको कुछ महत्वपूर्ण हम आपको पश्चिम बिहार बता दे रहे हैं। देखिए, पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो ये आप कभी भूल से इसको पटना मत लगा देना, ये एटा में स्थित है, ठीक है? बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो यह संत कबीर नगर में स्थित है, बखीरा पश्चिम बिहार। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो यह कन्नौज में स्थित है, लाख बहोसी पश्चिम बिहार। और ये आपका क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा हो गया, जिसे गूगल पर सर्च करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार कौन सा है। एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि जो आप कमेंट कर देते हैं वो फिर आप कभी भूलते नहीं हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण होता है? ये बीहड़ आपको पता होंगे, चंबल जो है बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो चंबल नदी जो है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा बीहड़ों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे अधिक अवनालिका अपर्दन बोलते हैं, जैसे बीहड़ का जो निर्माण होता है उसे हम अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? तो वो आपकी चंबल नदी हो जाएगी। चलिए, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की सामान्य मात्रा कैसी रहती है? अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे, यानी कि इधर से अगर आप इधर की ओर चलेंगे, तो बताइए इसकी मात्रा बढ़ेगी, कम होगी या बराबर रहेगी? तो इसकी मात्रा जो है वो घटती चली जाती है, ठीक है? यानी कि अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, वैसे भी आपको पता, अगर पूरब में, अगर भारत की भी बात करते हैं, तो पूरब में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आपको पता है मौसिन राम जो है, चेरापूंजी जो, यहाँ पर बहुत बारिश होती है। तो यहाँ से भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि पूरब से अगर पश्चिम की ओर चलेंगे तो वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता पश्चिम में जाओगे तो राजस्थान पड़ जाएगा, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, तो यहाँ से भी एक आप आइडिया लगा सकते हैं। उधर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं? यूपी भौगोलिक जो प्रश्न है वहाँ से आपके लिए हम लेकर के आए, ज्योग्राफिकल जो प्रश्न आते हैं वहाँ से देख लीजिए। तो कुल 11 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है? आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो फिर से आपका यूपी ज्योग्राफी का प्रश्न है। 650 किलोमीटर जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार हो जाएगा। ये अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बात करते हैं तो 650 किलोमीटर जो है वो इसका विस्तार हो जाएगा यूपी का। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण, आप पूरब से पश्चिम देख लिया तो उत्तर से दक्षिण भी देख लीजिए, तो 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ऊपर से आप नीचे की ओर आएंगे तो 240 किलोमीटर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, और पूरब से पश्चिम जाएंगे तो 650 हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये आपको संख्या याद रख लेनी है, 24,0928, ऐसे आप याद कर लीजिए। अब हजार दशमलव में करके याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सीधे याद कीजिए, 24,0928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है?
आप अगर संख्या भी याद रखेंगे 24,0928 तो आपको याद रहेगा। उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बाँटा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपका पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो 3 भौगोलिक भागों में इसको बाँटा गया है। देखिए कौन-कौन सा है? भाबर व तराई क्षेत्र, मध्यवर्ती पठार, मध्यवर्ती मैदान और दक्षिण का पठार। ये 3 क्षेत्रों में जो है ये उत्तर प्रदेश को मतलब बाँटा गया है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊँची पहाड़ियाँ सोनाकर, कैमूर जिलों में स्थित हैं, ठीक है? तो बताइए सोनाकर, कैमूर जिले ये कहाँ पर पड़ते हैं? जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे ऊँची पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये आपके मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अब सोन शब्द आ रहा है, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। सोनभद्र, सोनाकर। सोनाकर, कैमूर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊँची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन-सा है? तो सबसे उत्तरी जिला की बात करते हैं तो सहारनपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सबसे ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सहारनपुर जिला स्थित है, ठीक है? यही सबसे उत्तरी है। चलिए अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर जो जिला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लगभग 184.7 सेंटीमीटर बारिश जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस और किससे मतलब कितना बढ़ता है? मतलब किस से किस तरफ बढ़ता चला जाता है? जैसे ये तो आपको हमने बता दिया, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। अब कह रहे हैं कि जब शीत ऋतु में तापमान होता है, तो कैसे-कैसे किस ओर बढ़ता चला जाता है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम जाएँगे, तो ये तापमान बढ़ता चला जाता है। वैसे भी आपको अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो दक्षिण की ओर अगर आप जाएँगे, तो दक्षिण की ओर आपको बहुत गर्मी मिलती है। इसीलिए साउथ के लोग आपको काले-काले दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाएँगे, चाहे वो आप यूपी में जाएँ, चाहे वो आप भारत में जाएँ, आपको जो है तापमान वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो जो एमपी से लगा हुआ जिला है लगभग, वो है आपका मथुरा। तो यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है क्योंकि ये मथुरा जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। राजस्थान में कम वर्षा होती है, तो सबसे जो आपका कम वर्षा वाला जिला हो जाएगा, वो आपका मथुरा हो जाएगा। लगभग 54 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश से होती है मथुरा में, ठीक है? उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून के द्वारा होती है? किस मानसून से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है? तो जो दक्षिण-पश्चिम मानसून है, इसके द्वारा यूपी में बारिश होती है, यह आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का कौन-सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? 4 से 5 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यूपी पेट में पूछा, यूपीएसआई में पूछा, यूपीपीसी से पूछा, तो स्टार मार्क कर लीजिए। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो फिरोजाबाद में जो है, इसको फिरोजाबाद को हम सुहाग नगरी के नाम से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है? तो चूड़ियाँ जो है फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं और चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक होती हैं, इसलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं। आगरा को क्या कहते हैं? तो आगरा को हम पेठा नगरी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कन्नौज को क्या कहते हैं? कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, निम्न में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। नहीं शब्द पर आपको गौर करना है। कन्नौज इत्र के लिए, सैंड के लिए फ़ेमस है, बिल्कुल फ़ेमस है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फ़ेमस है, बिल्कुल फ़ेमस है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बनते हैं, हाँ बनते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए नहीं फ़ेमस है। अभी हमने आपको बताया था प्रतापगढ़ किसके लिए फ़ेमस है? प्रतापगढ़ आंवला के लिए फ़ेमस है। तो यहाँ पर अमरूद कहाँ से लगा दे रहे हैं आप? तो ये आपका गलत हो जाएगा। अमरूद इलाहाबाद में पाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफ़ीम की फैक्ट्री स्थित है? कहाँ पर अफ़ीम की फैक्ट्री बनाई गई है? तो वो आपका गाज़ीपुर जिले में बनाई गई है। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना से आकर के मिल जाती है? तो चंबल कहाँ पर यमुना मिलती है? इटावा में जाकर के चंबल नदी जो है वो यमुना में मिल जाती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भाई सबसे उत्तरी जिला कौन-सा है? सहारनपुर है। तो कहाँ से प्रवेश करेगी? सहारनपुर से प्रवेश करेगी, ठीक है? देखिए, अब कुछ अतिरिक्त फैक्ट आपको बता दें, देख लीजिए। तो यमुना की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, वो कौन-सी है? तो यमुना की सबसे बड़ी नदी जो है, वो आपकी गंगा हो जाएगी। गंगा में जाकर के यमुना मिल जाती है, ठीक है? यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1376 जो है किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। अन्य नाम क्या नाम से जाना जाता है इसको अन्य? तो कालिंदी कहते हैं, खुला नाला इसे कहते हैं। खुला नाला क्यों कहते हैं? कि जब ये दिल्ली में चली जाती है, तो यह एक नाले का रूप धारण कर लेती है, बहुत गंदगी इसमें हो जाती है, तो इसे हम कालिंदी और खुला नाला भी कहते हैं। और यमुना को ही यम देवता जो हैं, उनकी बहन कहा जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना। देखिए, जब आपके सामने घराने वाले प्रश्न आए और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कुछ भी समझ में आ रहा तो आपको किराना घराना आंसर लगा देना। अगर आप तुक्का ही लगाना चाहते हैं तो किराना घराना पर ही लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो संगीतकार हैं वो किराना घराना से संबंधित थे, ठीक है? देखिए, यह शामली जनपद के अंतर्गत यह जो है स्थित है किराना घराना। संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान जो हैं वो किराना घराना के संपादक थे, ठीक है? संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी जो है, यहाँ पर आपका भारत कला भवन वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है? और ये बीएचयू का जो परिसर है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत कला भवन बनारस में स्थित है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बीएचयू की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, अटाला मस्जिद नामक 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न हो गया। तो देखिए, सही आंसर है जौनपुर। जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा कराया था। किसने कराया था इसका निर्माण? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और जौनपुर जिले में यह स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये प्रश्न भी आपका आज का तीसरा प्रश्न हो गया। लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको हम देने वाले हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो नगर महोदय श्री के नाम से किसे जाना जाता है? आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और यहाँ पर लिखिए कि किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है और सर्च कर लीजिए गूगल पर, आपको आंसर मिल जाएगा। वहाँ से आकर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। फिलहाल आपको बता दें महोबा को क्या कहते हैं? तो महोबा को महोत्सव नगर कहते हैं। कन्नौज को क्या कहते हैं? तो कन्नौज को नगर महोदय श्री के, चलो हमने आंसर ही लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं भाई, इसका तो मिल गया आंसर आपको, ठीक है ना? नगर महोदय श्री जो है वो कन्नौज को कहा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। 2 ही क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं अभी तक, आगे और आपको हम देंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है? कौन-सा सही इसमें आपका सुमेलित हो जाएगा, इसको आपको सुमेलित करना है, ठीक है? चलिए देखिए, देवीपाटन मेला क्या आगरा में लगता है? कांपैले मेला क्या बटेश्वर में लगता है? बलरामपुर में लगता है, बटेश्वर फर्रुखाबाद, दादरी मेला जो है बलिया में। आपको इसको मैच करना है। इसका सही मैचिंग हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ठीक है? यानी ए को हम 2 से मिलाएँगे, बी को हम 3 से मिलाएँगे, बटेश्वर को 1 से इससे मिलाएँगे और दादरी मेला आपका बलिया में हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। मेले से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना? मेला आपको देख कर के जाना है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो झांसी में आपको आयुर्वेद महोत्सव देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? झांसी में। अब कुछ और महोत्सव देख लेते हैं यहीं पर लगे हाथ। तो कांपैले महोत्सव फर्रुखाबाद में, कजली महोत्सव महोबा में, कजली और कजली में अंतर है। कजली अलग है, कजरी अलग है। तो कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में, सुलहकुल उत्सव जो है आगरा में। सुलहकुल आपको याद होगा, सुलहकुल की नीति किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी और उसने अपने आगरा में जो है आपको वहाँ पर अपनी राजधानी भी बनाई थी, आपको ये भी याद होगा, ठीक है ना? तो ये सुलहकुल उत्सव जो है वो आगरा में होता है। ताज महोत्सव कहाँ पर है? ये भी आपका आगरा में है। ताजमहल आगरा में है तो ताज महोत्सव भी आगरा में है। हरिदास जयंती कहाँ पर है? तो ये आपकी वृंदावन में मनाई जाती है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको इस प्रश्न के साथ में देख लेने हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है? तो महोत्सव वाला भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन-सा है? तो कौशाम्बी जो है वो जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए इसे किस वर्ष कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था? तो 1951 में बोल दिया गया। देखिए भैया, ऐसा है कि यूपी में अगर आप रहेंगे तो आपको हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा, कानूनी रूप से इसको बाध्य बना दिया गया था, ठीक है? यानी यूपी में रहना है तो हिंदी हिंदी कहना है, ठीक है ना? चलिए, कब से कहा गया था? 1951 में कहा गया था। देखिए, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन-सा है? तो आल्हा जो है वो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। यह आपको याद रखना है, बुंदेलखंड में आल्हा गाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? कहाँ पर आपको अनुसूचित जातियाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं? तो सीतापुर में जो है अनुसूचित जातियाँ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है? आगे बढ़िए। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है। तो फुर्सतगंज में स्थित है राजीव गांधी विमानन आपका विश्वविद्यालय, ठीक है? ये सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में रिसेंट में पूछे गए हैं वही सारे प्रश्न हैं, ठीक है? नहीं तो आपको सर इसमें कोई टॉपिक तो आप कवर ही नहीं कर रहे हो। देखिए, हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल हो, चाहे वो आपका यूपी स्टैटिक जीके हो, उत्तर प्रदेश में खनिज हो, ठीक है? उत्तर प्रदेश सीमावर्ती जिले हों, इन सब को हम कवर कर रहे हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, यही आपके रिपीट होकर के आने वाले हैं, ठीक है? देखिए, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित? बड़ा सा आपको नाम दिया गया है, आपको इतना याद रखना है। गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यूपी में, तो मथुरा में है, ठीक है ना? मथुरा में कैसे याद रखेंगे? कृष्ण जी गैया को चराते थे, मथुरा में रहते थे, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका झांसी में स्थित है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। स्थापना कब की गई थी? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको देख करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, इसको शेयर भी करना है भाई अपने सभी मित्रों के पास में, ठीक है ना? इसको अलग से नहीं कहना पड़े, ये आपको शेयर करना है सभी के पास में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी परसेंट आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो 77.73% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अब अगर ग्रामीण में इतनी रहती है, अब कोई आपसे पूछ ले भाई शहरी बताओ, तो इसको 100 में से माइनस कर दीजिए, इसमें कोई अलग से बात तो है नहीं। 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो शहरी 22.27 हो जाएगा। या तो गाँव में रहेंगे या शहर में रहेंगे, अब ऐसा तो है नहीं हवा में लटके रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जितने गाँव में रहते हैं उसमें से 100 में से उसको माइनस कर दीजिए तो शहर में रहने वालों की निकल के आ जाएगी। तो 22.27% जो है वो शहर में रहते हैं और 77.73% जो है गाँव में रहते हैं, ठीक है? चलिए, 2011 की जनगणना हमने आपको विशेष रूप से कवर की है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में रहती है। कहाँ पर? प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद कहते थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की बात करते हैं तो 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या आपकी 9 हो जाएगी। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा नहीं करती है? ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। भाई देखिए कौन सा है इसका, तो अलीगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एमपी के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भाई ये तो बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है। लखीमपुर खीरी जो है वो यूपी का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। दूसरे पर सोनभद्र आ जाता है और तीसरे पर आपको हरदोई देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना। सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन सा? हापुड़। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं जनसंख्या? तो वो आपके प्रयागराज में रहते हैं। ठीक है, चलिए लखनऊ शहर, ये आपका आज का तीसरा होमवर्क हो जाएगा, तीसरा प्रश्न हो जाएगा। लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? वैसे हमने इसका आंसर बता दिया है, ठीक है ना? तो ये आपको हम शुरू में ही बता चुके हैं। फिलहाल आप देखते हैं इसका आपको याद है या नहीं याद है। शुरू में ही इसका आंसर हमने आपको बता दिया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश को पहले पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। शुरू में इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। शुरू में भी ये सबसे बड़ा था, आज भी ये सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वो क्षेत्रफल में तो राजस्थान है। 1950 के पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1950 में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भाई सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में आपको राजस्थान लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो आप राजस्थान लगाइएगा और जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो यूपी का कौन सा स्थान है? तो यूपी का चौथा नंबर है। ठीक है, जनसंख्या में पहला है, क्षेत्रफल में चौथा है। अगर पहले की बात करते हैं तो पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर आपका महाराष्ट्र है और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। कभी कभी क्रम में लगाने को आ जाता है, तो याद रखिए पहले राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निम्न में से इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत फेमस प्रश्न है, आपको पहले ही बताया था। कन्नौज को सेंट नगरी या फिर इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सेंट की फैक्ट्रियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं। आगरा को पेठा नगरी, मथुरा को पेड़ा नगरी बोलते हैं, कन्नौज को इत्र नगरी बोलते हैं, प्रयागराज को संगम नगरी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? इससे पहले आपको पता है यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, तो कब पड़ा इसका नाम? तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, अब 24 जनवरी आपको और कुछ याद रखना है, तो देखिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको हम बताते चलते हैं। देखिए प्रदेश में दिया सलाई, दिया सलाई का मतलब माचिस नहीं, कह दो ये दिया और सलाई क्या होता है? पता चला दिया जला दिया, सलाई लेकर बैठ गया उसको स्वेटर बुनने के लिए। भाई दिया सलाई को ही माचिस कहते हैं। तो प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बताइए कौन सा है दिया सलाई बनाने का प्रमुख केंद्र? आज का आपका चौथा प्रश्न है, ये आपका होमवर्क में चौथा प्रश्न है। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए कहाँ पर दिया सलाई बनाई जाती है यूपी में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, बरेली, इनमें से एक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका भी आंसर वैसे हम बता ही देंगे आपको। तो सीतापुर आपका चीनी उद्योग के लिए फेमस है,
कानपुर आपका चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। दाल अनुसंधान संस्थान भी आपका कानपुर में ही है, ठीक है। लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से फेमस है। और बरेली में दिया सलाई उद्योग है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर आपका बरेली हो जाएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं, ये काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो बरेली में ही आपका माचिस बनाया जाता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर सहारनपुर आता है। सहारनपुर, उसके बाद में इसको हम सुरमा नगरी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। उत्तरांचल को अब उत्तराखंड कहते हैं। तो कब इसको अलग किया गया था? तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हो गया था, ठीक है। और सन 2000 में उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य बना था। कौन से क्रम का? 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। अलग कब किया गया था? आपको याद रखना है कि इसको अलग कब किया गया था। तो 9 नवंबर 2000 को इसको अलग कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ताला का मतलब ताला ही होता है, ठीक है ना। ताला, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप याद रखना। ताला बनाने का केंद्र कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सही आंसर अलीगढ़ हो जाएगा। बहुत से लोगों को पता भी होगा, अलीगढ़ में ताला बनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण उद्योग यहाँ पर एक निगाह में देख लेते हैं। तो कैंची उत्पादन मेरठ में होता है। ताला आपका अलीगढ़ हो गया। माचिस आपका बरेली और सहारनपुर हो गया। इत्र नगरी कन्नौज हो गया। लकड़ी उद्योग बनारस में होता है। काजल या फिर सुरमा नगरी बरेली को ही कहा जाता है, ठीक है। तो बरेली को याद रखना है। सुरमा नगरी भी बरेली को ही कहते हैं। और आपका माचिस उद्योग भी बरेली में है, ठीक है। तो ये प्रमुख उद्योग भी एक ही नज़र में हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 10 से 12 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। ये 10-12 नंबर का मतलब समझ रहे हो? 60 लाख फॉर्म, मतलब कि 60,000 वैकेंसी पर 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं भाई। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जिसको भी चाहते हैं कि भाई सिलेक्शन हो जाए, तो उसको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी इसको करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गंगा घाघरा का जो दोआब क्षेत्र है, यहाँ पर आपको गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन मिलेगा, ठीक है। और दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच के जो स्थान होता है उसे हम दोआब कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मेन जो इसमें फैक्टर होगा ना, वो आपका यूपी जी के ही करने वाली है, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी इसमें बहुत फॉर्म भरे हुए हैं। अदर स्टेट वालों के लिए यूपी जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन अगर यूपी वाले जो होंगे, जो ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे, और आगे जो वीडियो आने वाली है अच्छे से देख लीजिए, यूपी जी के बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप मान करके चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? तो चुर्क, जिसे हम सोनभद्र में ये चुर्क स्थित है, और डल्ला, जिसे मिर्जापुर में डल्ला स्थित है। तो चुर्क और डल्ला में सीमेंट के कारखाने देखने को मिलते हैं। चुर्क सोनभद्र, डल्ला मिर्जापुर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने % आय होती है? यानी जितना भी आपका यूपी है, यूपी में कृषि से, खेती से कितनी आय होती है, कितना पैसा खेती के द्वारा हमारे पास में आता है? तो वो है 68%, 68% जो पैसा है वो कृषि के द्वारा आता है। प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कानपुर में साबुन बनाने का केंद्र है। कानपुर में कौन कौन सा हो गया? चमड़ा हो गया, ठीक है, साबुन हो गया, ठीक है। उसके बाद में दाल अनुसंधान संस्थान हो गया। ये तीनों आपके कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए भाई आगे। प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो सहारनपुर में कागज बनाया जाता है। कागज कारखाने सहारनपुर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर प्राप्त होता है? तो काशी यानी बनारस जो है, उसका सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में, अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, तो काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, जिसे हम सबसे प्राचीन वेद कहते हैं। दूसरा है सामवेद, संगीत का उल्लेख इसको इसमें देखने को मिलता है। तीसरा यजुर्वेद, यज्ञ का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में देखने को मिलता है। चौथा है अथर्ववेद, अथर्व में जादू टोना टोटके का उल्लेख देखने को मिलता है। अब जादू टोना टोटके करेंगे तो क्या आएगा? अथर, अर्थ, अर्थ मतलब पैसा आएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जादू टोना टोटका जो है उसमें अर्थ मिलता है, यानी पैसा मिलता है। तो इसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। या से यजुर्वेद, या से यज्ञ, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सा से सामवेद, सा से संगीत, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ऋग्वेद तो सबसे प्राचीन है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। देखिए, तो देखिए, ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? अब गौतम बुद्ध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोध गया, बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रथम उपदेश देने को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, महात्मा बुद्ध से प्रश्न आएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही रहे हैं, और ज़्यादातर जो भी इनके जीवन से संबंधित घटनाएं हैं वो यूपी में हुई हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है? अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए। तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वाधिक टाइगर की संख्या कहाँ पर है? तो ये आपकी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ठीक है? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने टाइगर हैं? तो 3167 हैं। 3167 टाइगर जो है, वो वर्तमान में भारत में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? ये आपको बताना है। तो भाई एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है, जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में हीरा जो है वो किस जिले में पाया जाता है? तो बांदा में जो है वो आपको हीरा देखने को मिल जाएगा और यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है? पाइराइट्स कहाँ पर पाया जाता है बताइए? अभी हमने आपको बताया था पाइराइट्स कहाँ पर पाया जाता है, तो सोनभद्र में पाइराइट्स पाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारा सोना होने की बात की गई थी, लेकिन वहाँ पर पाइराइट्स पाया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भाई मुरादाबाद जो है इसको हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएँ स्पर्श करती हैं? तो जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है, उसे नेपाल, केवल नेपाल की सीमा जो है वो स्थित करती है, मतलब स्पर्श करती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा नगर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? बताइए कौन-सा नगर है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो कानपुर तो गंगा किनारे है, वाराणसी भी गंगा किनारे, गढ़मुक्तेश्वर भी है। आगरा जो है वो आपका यमुना नदी किनारे है। ताजमहल के पीछे आप देखेंगे तो यमुना नदी बहती है, तो वहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है? चलिए, तो इसके आगे की एक और पार्ट हम बनाने वाले, देखिए बॉक्स हमने छोड़ रखा है, यानी कि इसके बाद में एक और पार्ट हम आपका बनाने वाले हैं, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि 35-36 मिनट की वीडियो हो गई, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के हम आने वाले हैं। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री वाला जो पार्ट है वो भी आपका हम आज ही डाल देंगे। सीएम जो है मुख्यमंत्री क्रम से लगाने को आ जाता है, कभी किसका क्रम कब से कब तक है ये पूछ लेते हैं, कौन से क्रम के हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या स्पेशल काम किए, ये मुख्यमंत्री ने क्या किया था, इनके टाइम पर क्या हुआ था, तो ये आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं। फिलहाल यूपी के लिए हम स्पेशल ये वीडियो सीरीज शुरू की है, क्योंकि भाई देख लीजिए 10 से 12 15 नंबर भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यूपी जीके के, ठीक है? तो आपका यूपी जीके हो गया। इसके बाद में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जो आपके पैट वगैरह में पूछे गए हैं रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है, और आपका मैथ के प्रश्न, तो कोशिश करेंगे कि हम आपके फ्री में काफ़ी सारी तैयारी करवा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया भाई पहले सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सामने सब्सक्राइब लिखा होगा, क्लिक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे लाइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास में जिनका भी आगे यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है? चलिए, तो ये वीडियो कैसी लगी आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और लगभग 3 प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं, गूगल पर जरूर सर्च कीजिएगा। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप प्रश्नों को सर्च करके टाइप करते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप जाता है, ठीक है? तो ज़रूर टाइप कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।